नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर आपको आईआईटी और नीट को क्रैक करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप इंटीग्रल कैलकुलस समझोगे और समझोगे ही नहीं, फील भी करोगे, क्योंकि फील करना, फिजिक्स को फील करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये मैथ्स का टॉपिक है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक को ऐसे समझाऊं सो दैट आप इसका बेसिकली क्रैक समझ पाओ। मैं एस.सी. वर्मा पार्ट 2, बेसिकली पार्ट 1 चैप्टर 2 पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास इतना बर्डन नहीं है कि आप अपने कोर्स और कोचिंग की बुक के अलावा एक और बुक ले सको। क्योंकि एस.सी. वर्मा बुक अगर आपने सॉल्व कर ली तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि आपका आईआईटी और नीट कहीं नहीं गया, आपका 100% फिजिक्स तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का माध्यम, बेसिकली अपने इस मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने इन वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे थ्योरी और क्वेश्चन समझा पाऊं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मैं कर रहा हूं पीछे पीछे। हालांकि उन क्वेश्चंस को पहले से ही एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है बच्चों। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको इसको मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है और सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने हैं। तो बच्चों ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूं, मैं सीधे इंटीग्रल कैलकुलस पे आता हूं। तो बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस ये होता क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का इंग्लिश में मतलब होता है जोड़ना, छोटे छोटे चीजों को जोड़ना को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स में देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, शायद रावण मूवी में भी आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटीग्रेट करके शाहरुख खान और कभी कभार जो उसका अर्जुन रामपाल जो उसका विलन होता है वो भी इंटीग्रेट करके फॉर्म हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे चीजों को जोड़ना। और फाइनली कैलकुलस का क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन। मतलब हम यहां पे छोटे छोटे चीजों को जोड़कर एक कैलकुलेशन करेंगे और उसी को हम इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं बच्चों। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस इसको फील करना है, वीडियो को अच्छे से देखो। कहीं समझ में ना आ रहा है तो दोबारा पॉज करके दोबारा से समझो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो कंसिडर, आपको तो पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि हम बेसिकली ग्राफ को fx के फॉर्म में डिनोट करते हैं। सो fx मतलब y, इसको हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। और उसके बाद कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, x टू पावर n हो सकता है ना, ax हो सकता है, ax प्लस 1 हो सकता है, और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मतलब कोई भी एक तरह का फंक्शन हो सकता है जिसको हम fx से डिनोट करते हैं बच्चों। और ये कोई भी x के फंक्शन हो सकते हैं। x मतलब इनपुट, हम कोई एक x पे इनपुट देंगे और रिजल्ट कहां में निकलेगा? fx, मतलब y एक्सिस पे निकलेगा, क्योंकि हम इसे y एक्सिस पे बना रहे हैं। तो बच्चों समझिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। अब चूंकि ये y एक्सिस बना रहे हैं तो हम इसे y भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें y पे मिलने वाला है। हालांकि ये और कुछ नहीं, ये fx होता है। मतलब एक ऐसी मशीन होती है जिसमें x डालो और फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा? fx, ठीक है। और यहां पे हम ऐसे करके, ये ग्राफ है जो x के पर्टिकुलर फंक्शन में है, ठीक है, और ये x है। तो यहां पे आप कोई भी x डालोगे, ठीक है बच्चों, और रिजल्ट क्या निकलेगा? यहां पे मैंने x1 डाला तो रिजल्ट fx1 निकला, ठीक है बच्चों। और चूंकि y एक्सिस पे डिनोट हो रहा है इसलिए हम इसे y भी बोल सकते हैं या y1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब x1 डाला तो रिजल्ट निकलेगा fx1। बच्चों ये जो समझा रहा हूं इसको समझना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी। इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही आसान है, बस आपको x1 डालना है और वैल्यू क्या निकलेगी? fx1। x2 डालोगे fx2, और कुछ भी डालोगे, जैसे मैंने a डाल दिया यहाँ पे तो वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? वैल्यू क्या निकलेगी? fa। मतलब आप कुछ भी एक वैल्यू डालो, इनपुट डालो, और रिजल्ट क्या मिलेगा? fa या fx1 या fx2। बेसिकली एक फंक्शन है जिसके बेसिस पे, एक मशीन है जिसके बेसिस पे इनपुट पे एक पर्टिकुलर आउटपुट निकलता है बेस्ड ऑन सम रूल्स। और रूल्स क्या हो सकते हैं कि भैया x के पावर n करो, ax कर दो, x प्लस 1 कर दो,
x+1+2x कर दो। तो ये इस तरह से रूल्स हो सकते हैं। तो उन रूल्स के बेसिस पे फाइनली हमें fa, fx1 और fx2 की वैल्यू मिल सकती है। तो बच्चों मैं फिर से अब ये ग्राफ बनाता हूं। अब हमें पर्टिकुलर, जैसे इसने यहां पे ग्राफ बना रखा है, तो लेट्स से मैं फिर से एक अच्छा सा ग्राफ बनाता हूं आपके लिए, सो दैट बिल्कुल भी आपको इस चीज में प्रॉब्लम ना आए कि चल क्या रहा है। तो लेट्स से, तो बच्चों देखो यहां पे एक ग्राफ मैं बनाता हूं, फिर से वो ग्राफ बनाता हूं जैसे जो ऊपर बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से खुद से बनाऊंगा सो दैट आपको फील करके आप समझ पाओ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। हालांकि ये 80 बार मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है और मैं इसको दोबारा से मेक कर रहा हूं। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जिसे हम एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये ग्राफ है, पर्टिकुलर एक रिलेशन दे रखा है कि x और fx के बीच में क्या रिलेशन है, जो हमें अभी पता नहीं है, बट अभी हमें पता भी नहीं करना है, हमें इंटीग्रल कैलकुलस करना है। अब बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कुछ बनाना। तो यहां पे अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ का अगर हम एरिया निकालना चाहें, लेट्स से हमें इस ग्राफ का ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर हमें ये बच्चों एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे? इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि चलो भैया ये लाइन जोड़ देते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है भैया, वो लगा दिया, लेकिन आपको इस केस में ये एरिया एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो फिर इसका मतलब है कि ये एरिया एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अब बात है अप्रोक्सीमेशन की, तो जी हाँ बच्चों यही करने वाले हैं हम, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होने वाला है। आप बच्चों ने जो दिमाग लगाया और सोचा कि अप्रोक्सीमेशन से हम एक लगभग एरिया निकाल सकते हैं, वही काम मैं करने वाला हूं, बस तोड़ के करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब भैया एक्स उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से तोड़ के निकालना है एरिया। तो लेट्स से मैंने इसको n भागों में तोड़ा है, मतलब n टाइम्स मैंने इसका एक एरिया बनाया है। देखते हैं कितना अच्छा एरिया बना पाऊंगा मैं। ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, ये चौथा एरिया। क्या मैं बराबर भागों में बांट पाया? ये चौथा एरिया, और उसके बाद मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। उप्स, ठीक है बच्चों, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं सो दैट एरिया एक बढ़िया सा एरिया निकल के आए। ठीक है बच्चों, सो लेट्स से ठीक है बच्चों, एक यहां पे मैं एक चौथा एरिया निकाल लेता हूं और ये हो जाएगा ये, और फिर मैं मानूंगा कि इस ग्राफ को मैं यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं और बेसिकली मैं इसको 5 एरिया में डिवाइड कर देता हूं बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको 5 एरिया में बराबर डिवाइड करना चाहता हूं। ठीक है, चलो, तो ये है, तो लेट्स से ये वैल्यू A है यहां पे, और यहां पे बच्चों वैल्यू B है, और मैंने इसको बराबर विथ के 5 एरिया में डिवाइड किया है। सो यहां पे हमारा n है, n इक्वल टू 5, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है बच्चों, कितने डिविजन्स किए हैं मैंने इसके? 5 डिवीजन किए हैं।
हालांकि मैं इसको आगे में बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा, लेकिन लेट्स से अभी n की वैल्यू 5 है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि इन सभी 5 एरिया का अगर इसका मैं डिवीजन समझो, ये डेल्टा x है, सबकी विथ बराबर है और डेल्टा x है। ठीक है बच्चों, हर पांचों की विथ यहां पे मैं लिख देता हूं, विथ इक्वल टू डेल्टा x। अगर पांचों की जो विथ है डेल्टा x है, तो क्या आप इन पांचों का एरिया निकाल पाओगे? बोलो बच्चों, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? हाँ, जिन बच्चों ने सही सोचा वो बच्चे निकाल पाएंगे। अब देखो बच्चों, इसका निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसका एरिया, हर पांचों का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हमें लेंथ निकालना है, क्योंकि ब्रेथ तो हमारे पास डेल्टा x कांस्टेंट है, लेकिन लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर मैं a डालूंगा तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है बच्चों, f a। ठीक है बच्चों, यहां पे ये वैल्यू क्या है बच्चों, f a प्लस डेल्टा x। मतलब मैं फिर से डेल्टा x डाला और फाइनली यहां पे बच्चों क्या आ जाएगी, ये वैल्यू f a प्लस n माइनस 1 डेल्टा x। ठीक है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट एरिया है तो एफ ए निकला, सेकेंड एरिया है, फर्स्ट एरिया है, जो फर्स्ट एरिया है वो बच्चों एफ ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स है। सेकेंड एरिया है, बहुत मैं धीरे धीरे से, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आप इस चीज को समझो कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूं। सेकेंड एरिया है तो एफ ए प्लस 1 डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स 1 डेल्टा एक्स सेम ही होता है, 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, तो डेल्टा एक्स में अगर मैं 1 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1 प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि इस पर विथ है, ये लेंथ है और ये विथ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तुरंत कमेंट करो, मुझे बताओ कि सर जी इस टाइम पे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, आप मुझे दोबारा समझाओ, तो मैं फिर से पर्टिकुलर उस पर अच्छे से कमेंट करूंगा और आपको समझाऊंगा। थर्ड एरिया बच्चों, जो बच्चे समझ पा रहे हैं थर्ड एरिया तुरंत ही लिखेंगे अपनी कॉपी में। लिखो बच्चों, एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि थर्ड एरिया बच्चों क्या है, ये है थर्ड एरिया, और फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये है ए, ये ए प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू है ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। मतलब यहां पे ए प्लस 2 डेल्टा एक्स डालेंगे तो यहां पे हमें एक y की वैल्यू एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स मिलेगी। तो हमने x की वैल्यू a प्लस 2 डेल्टा एक्स डाली, y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, f फंक्शन ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, सो ये तुम्हारे ये लेंथ हो जाएगी बच्चों आपकी, और ये विथ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तुरंत ही कमेंट करके मुझे बताएं कि उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोर्थ एरिया बच्चे लिख पाएंगे एफ ए प्लस 3 डेल्टा एक्स, और विथ तो सेम ही है डेल्टा एक्स। और फिफ्थ एरिया, लास्ट एरिया बच्चे लिखेंगे, हाँ बच्चों बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, ए प्लस 4 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। या फिर आप एक और चीज भी देखो, अगर ये बी के टर्म्स में लिखना हो तो हम इसको एफ, ठीक है बच्चों, बी माइनस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। बच्चों जो जिनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका मतलब बच्चों, मैं अगर बाई चांस ये 5 एरिया नहीं होता, ये nth एरिया होता, लेट्स से एक वैल्यू n होती है, मैं इसको फिर 5 में डिवाइड नहीं करता, n टाइम्स में डिवाइड करता, तो मैं nth एरिया भी लिख सकता हूं बच्चों। बिल्कुल ऊपर वाली तरह से देख के लिख के बताइए आप लोग, एफ ए प्लस फिफ्थ है तो 4 डेल्टा एक्स आया, इसका मतलब है n है तो n माइनस 1 डेल्टा एक्स
मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। सो बेसिकली बच्चों nth एरिया के लिए f ऑफ a टैक f a प्लस n माइनस वन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। जिन बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं, समझ गए हैं, वो बच्चे थम्स अप करें। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो बच्चे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है बच्चों, nth एरिया आप लोग लिख पाए हो। अब क्या करना है हमें? ठीक है, 5 एरिया है, पांचों एरिया को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट एरिया आ जाएगा। और फिर यही एरिया बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया देगा, है ना बच्चों? ये एक एरिया देगा, ये वाला। मैं इसको नए कलर से लिखता हूं। ठीक है, चलो, ये एरिया दे देगा, अप्रोक्सीमेट एरिया। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट एरिया दे देगा जो कि एग्जैक्ट एरिया तो नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेट एरिया होगा। और वो एरिया कैसे देगा? जब हम इन पांचों स्ट्रिप्स को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो जोड़ देते हैं। और लेट्स से इस बार मैंने 5 एरिया नहीं है, nth एरिया में डिवाइड किया है, तो हम क्या लिखेंगे? इन आई डैश लिखेंगे क्योंकि आई एग्जैक्ट एरिया होगा लेकिन आई डैश एक अप्रोक्सीमेट एरिया है। ठीक है, आई डैश इक्वल टू एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स प्लस सेकेंड टर्म एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, थर्ड टर्म एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, और फाइनली nth टर्म, क्योंकि इस बार 5 एरिया में डिवाइड नहीं किया है, इस बार n एरियाज में डिवाइड किया है। तो nth एरिया मतलब कैसे हो जाएगा बच्चों? एफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स, n माइनस 1 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। सो ये हमें एक अप्रोक्सीमेट एरियाज देगा जो सम ऑफ n स्ट्रिप्स हैं। ठीक है बच्चों, सम ऑफ n स्ट्रिप्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एफ ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, ये वाला ब्रैकेट हाँ सही था, एफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहां पे डैश लगेगा क्योंकि बीच के टर्म्स मैंने छोड़े हैं। ठीक है बच्चों, डैश प्लस डैश 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 डैश, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं n के बीच में जो हम लिखेंगे नहीं, हम सीधे अब लास्ट टर्म लिखेंगे जो कि है एफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स। उसके बाद इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम डेल्टा एक्स से, क्योंकि डेल्टा एक्स मैंने बेसिकली क्या किया है, ऊपर वाले में से कॉमन निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब मैंने पांचों स्ट्रिप को, बेसिकली 5 नहीं है, यहाँ पे n स्ट्रिप्स हैं, सारी n स्ट्रिप्स को जोड़ लिया है और जो एरिया आया है उसको हम आई डैश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो जिनको समझ में आ रहा है थम्स अप करिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करिए कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब बच्चों हम इसको एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं और साथ में हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या चीज है? ये क्या कह रहा है बच्चों कि हम पर्टिकुलर एक एक्स आई की वैल्यू ले लें, और यहां पे एक्स आई क्या है? वेयर एक्स आई where xi is a plus delta x, a plus 2 delta x dash a plus n minus 1 डेल्टा x। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब
यहां पे इंटीग्रेशन का साइन अभी नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। यहां पे हम समेशन का साइन लगेगा i इक्वल टू 1 से n के बीच में, मतलब i की वैल्यू 1 है तो a हो जाएगा, जब xi 1 है तो 1 a हो जाएगा, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो a प्लस डेल्टा एक्स, 3 हो जाएगी तो a प्लस 2 डेल्टा एक्स, और जब n हो जाएगी तो a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स। मैंने बेसिकली इसको समेशन फॉर्म में लिखा है, अभी इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं लिखा, अभी मैंने इसको समेशन फॉर्म में लिखा है, मतलब मैंने सम कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, एक एक करके। जो मैंने बड़ा सा फॉर्म मैंने बनाया था आई डैश का, यहां पे इसको मैंने अब छोटे फॉर्म में लिखा है, ठीक है बच्चों। मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, सो दैट आपको समझना आसान हो जाए, आपको समझना आसान हो जाए। तो यहां पे है आई डैश इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। अब बच्चों एक चीज आप ध्यान से देखो कि ये अगर हम n की वैल्यू, अभी पहले 5 थी, अभी n हो गई है ना, अगर हम इसे 1000 कर दें, अगर हम इसे 1000 कर दें तो ये वाला जो एरिया आएगा, जो ये वाला एरिया आएगा, मैं रेड कलर से लेता हूं, ये एरिया अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना बच्चों। लेकिन हम जैसे n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट के लिए कुछ वैल्यू होती नहीं है ना, तो इनफाइनाइट की टेंस की मतलब इनफाइनाइट की तरफ हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो ये जो डेल्टा, ये जो बेसिकली ये जो मैंने रेड एरिया मार्क किया है वो भी छोटा होता जाएगा। और छोटा होने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये एरिया हम काउंट करते रहेंगे। So as delta x tends to 0 or n tends to infinity, I dash becomes I, and I is what? I क्या है बच्चों? I is एक्चुअल या फिर एग्जैक्ट एरिया बिटवीन ए एंड बी ऑफ ग्राफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, जो बच्चों को समझ में आ रहा है थम्स अप करिए, बताइए कि समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई है। ए एंड बी के बीच में एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए हमें या तो डेल्टा एक्स जो विथ है छोटा करना पड़ेगा, और जैसे ही विथ छोटा कर दोगे तो जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और हम अगर डेल्टा एक्स को बिल्कुल जीरो कर दें, बिल्कुल ही जीरो कर दें, है ना, जो कि एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता, एकदम जीरो के बहुत ज्यादा करीब ले आए, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एरिया होगा वो लगभग एग्जैक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, अगर हम, तो इसका क्या मतलब है, आई, इसको मैं यहां लिखता हूं, इस ग्राफ को मैं एक बार मैं नीचे करता हूं बच्चों, है ना। हाँ, सो फॉर आई विच इज द एग्जैक्ट एरिया, हम ले सकते हैं लिमिट आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर समेशन को, है ना बच्चों, इस समेशन को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, आई आता है, जो कि एग्जैक्ट एरिया होता है ए पर्टिकुलर ग्राफ एफ एक्स का ए एंड बी के बीच में। ठीक है बच्चों, और इसको बच्चों हम
यहाँ पे समेशन भी लगेगा, क्योंकि ये जो समेशन है यहाँ पे कॉपी होगा बच्चों, है ना। तो मैं फिर से लिखता हूँ इस एक्सप्रेशन को, एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दूंगा तो हम एग्जैक्ट एरिया मिलेगा अगर इस समेशन का। अब बच्चों इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फॉर्म आप बार बार तो लिख नहीं पाओगे, है ना बच्चों। तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ए से बी के बीच में जो लोअर वैल्यू होती है वो ए होती है, जो अपर वैल्यू होती है वो बी होती है, इसलिए वो ऊपर प्लेस होती है, और जो लोअर वैल्यू होती है ए होती है। इन दोनों के बीच में हमें एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, एफ एक्स का चाहिए, डी एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है बच्चों। सो आई इज इक्वल टू ए टू बी, फिर से लिखता हूं मैं इसको, एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या है, ये बेसिकली बहुत छोटे 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 स्ट्रिप्स का एडिशन करके एक एरिया बना है। और चूंकि ये एरिया जो बेसिकली विड्थ है हर स्ट्रिप की, वो लगभग इतनी छोटी है कि जो उसके बाद सारी जो स्ट्रिप्स का जो एरिया है वो मिलकर एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट एरिया या एक्चुअल एरिया दे रहा है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये लो, ये फॉर्मूला हो गया पर्टिकुलर किसी भी इंटीग्रेशन का। अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन को एफ एक्स और डी एक्स करते हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं ए एक्स से बीच में, हमें उस पर्टिकुलर ग्राफ का बच्चों क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। सो अगर मैं बोला जाए कि अगर ये ग्राफ है एक, अगर मैं इसको ए से बी के बीच में, और ये ग्राफ है एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसका एरिया निकाला जाए तो ये एरिया हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। सो ये बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है, और ये चीज कैसे निकाली है, इसका जो डेरिवेशन मैंने कैसे किया है वो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया है। थम्स अप करिए बच्चे, जिन बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है उनके लिए तालियां, है ना। और जो बच्चे अभी थोड़ा सा कमेंट नहीं, बेसिकली थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। और फिर आपके लिए भी तालियां बजेंगी, ठीक है बच्चों। चलो अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि चलो ठीक है भैया, आपने ये सब तो बता दिया सर जी, लेकिन अब इसे अप्लाई कैसे करें, क्या इसका क्या यूज है, हम एरिया क्यों निकालना है और कैसे निकालना है। तो बच्चों देखो, बहुत बार एरिया निकालने की जरूरत पड़ती है, और क्यों पड़ती है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से समझाऊंगा। जब समझिए, मैं एक जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है बच्चों। लेट्स से ये ग्राफ है स्पीड का, और ये है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। सो स्पीड जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी वैसे वैसे बढ़ रही है, और इंटीग्रेट फॉर्म में बढ़ रही है। मतलब टाइम जरा सा बढ़ा, स्पीड ज्यादा बढ़ी, फिर यहां पे देखिए टाइम उतना ही बढ़ा बट स्पीड और ज्यादा बढ़ी, और यहां पे स्पीड और ज्यादा बढ़ी। तो बच्चों अगर हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना बच्चे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर मैं बोला जाए कि टाइम t1 और टाइम, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं बच्चे, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है हैंड्स अप करिए, ठीक है बच्चे। ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। अगर हम बोला जाए आपसे कि भैया t1 और t2 के बीच में, t1 और t2 के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो आपको पता है डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और जब स्पीड इनटू टाइम होता है मतलब स्पीड और टाइम इसके बीच में एक एरिया निकलेगा, है ना। और ये एरिया बच्चों, जो बच्चे समझ रहे हैं कि ये एरिया, अगर हम ये वाला एरिया निकाल देंगे, अगर हम ये वाला एरिया निकाल देंगे, है ना, सॉरी t1 से t2 के बीच में ना, तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा, वो गलत है बच्चों, ये एरिया नहीं होता है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ग्राफ के जो इंक्लोज्ड एरिया होता है
वही एरिया हम माना जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो अगर आपको बच्चों ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये एरिया आप निकाल दो, फिर मैं आराम से आप बोल सकते हो कि भैया इस ग्राफ के बीच में ये वाला एरिया इंक्लोज हो रहा है T1 T2 के बीच में, सो जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। और समझिए स्पीड है, fs स्पीड है, तो आपको क्या करना है, fs को इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, और a से b और T1 से T2 के बीच में, यहाँ से a b नहीं है बच्चों, dt के बीच में इंटीग्रेट करना है, और इसको ये बेसिकली fs नहीं है, यहाँ पे ये ft के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ है ना, तो ये जो फंक्शन होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा, ये ft है, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा फंक्शन। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, बस फंक्शन को ft dt करना है और T1 से T2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, और आपको फाइनली डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम है, ये एरिया निकालते हैं और ऐसे निकालते हैं। ये फाइनल आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से करके समझाऊंगा, है ना। और ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैप्टर 3 प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने सारे क्वेश्चन SC वर्मा के सॉल्व कर चुका हूं मैं। आप जाके उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके मेरे सारे सॉल्यूशन से मैच करिए, और उसके बाद अगर फिर भी आपको अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। और अगर आप बाई चांस शर्मा रहे हैं कमेंट करके पब्लिकली में, तो आप मुझसे प्राइवेटली चीज़ें समझ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे को पिंग करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दिए हुए नंबर पे। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी अपने यूट्यूब पेज के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, एग्जाम्पल ही करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान सा ग्राफ है। सो अब आपको मैंने एक बोला है कि भैया y इक्वल टू x का ग्राफ है, और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनता है, जितनी y की वैल्यू होती है उतनी ही x की वैल्यू होती है। मतलब मैं इसको, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ पूरी तरह से, यस, सो y इक्वल टू x का ग्राफ बगल में बना रखा है इसने, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, है ना बच्चों, ये हो गया। जब x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू भी 2 होगी। तो इसका मतलब है ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ। अब इसको हम fx में डिनोट कर सकते हैं, जो कि y के बराबर है, y एक्सिस पर डिनोट हो रहा है इसलिए y बोल सकते हैं, बट ये होता है fx है, मतलब x की पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू आएगी कुछ, मतलब x की वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो हम y इक्वल टू f ऑफ 1, और f ऑफ 1 मतलब कितना डालेंगे बच्चों, वैल्यू 1 आएगी क्योंकि y इक्वल टू x है। तो जितना ही x है उतना ही y हो जाएगा। सो f1 1 है, f2 2 है, f8 8 है। तो बेसिकली y इक्वल टू x का ग्राफ है। ये आपको मैथमेटिक्स में फंक्शंस में आगे बहुत अच्छे से समझा जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है, बट ऐसे करके y इक्वल टू x का ग्राफ एक ऐसे करके बनता है। ठीक है, चलो मैं अब इस ग्राफ को मैं अब अच्छे से समझाता हूं, इसलिए मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूं और फिर मैं देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलो एक ग्राफ बनाता हूं मैं, इस बार मैं बोलता हूं भैया ग्राफ क्या है। जो मैंने पिछले में fx के टर्म्स में समझाया है, इस बार एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं y इक्वल टू x के टर्म्स में। सो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं, ये ग्राफ है fx का और ये ग्राफ है x का, और रिलेशन क्या है, y इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, सो ये बेसिकली x का ग्राफ है, तो मैं इसको भी लिखूंगा नहीं, बट ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। अब मैंने क्या करना है, मुझे एक पॉइंट A पे और पॉइंट B पे, है ना बच्चों, मैंने इसका एरिया निकालना है। अच्छा जी, चलो पॉइंट A और पॉइंट B, मुझे अभी पता नहीं है, पॉइंट A और पॉइंट B मैं बाद में एक वैल्यू डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं पॉइंट A और पॉइंट B बोल रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ, इसको मैं समझ लिए कितने भागों में डिवाइड कर लूँ, इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ अभी के लिए आपके
सहूलियत के लिए। तो बेसिकली ये 3 भागों में मैंने 3 स्ट्रिप में इसको तोड़ा है। ठीक है बच्चे, जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो मुझे थम्स अप करें। चलिए ठीक है, मैंने इसको 3 भागों में तोड़ा है, तो मैं इसका मैं 3 स्ट्रिप का मुझे एरिया लिखना है, और ये है डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में तो डेल्टा एक्स कर वो है, डेल्टा एक्स के भागों में तोड़ा है और 3 स्ट्रिप में तोड़ा है। तो बच्चों मुझे आई डैश, बच्चे अपनी कॉपी में सभी बच्चे आई डैश लिखिए। सो आई डैश फंक्शन एट ए डेल्टा एक्स, क्योंकि ये जो लेंथ है वो है एफ ए। ठीक है बच्चों, सो एफ ए डेल्टा एक्स, और ये लेंथ कितनी है, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये लेंथ है ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये लेंथ ए है और ये डेल्टा एक्स है, और ये वाली लेंथ है, और फिर ये ए प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगी ए प्लस डेल्टा एक्स। चलो ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं मैं। ठीक है बच्चों, सो ए प्लस डेल्टा एक्स, दूसरा स्ट्रिप का लिखिए बच्चों ए प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, और तीसरी स्ट्रिप का ए प्लस 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, जो बच्चे लिख पा रहे हैं वो मुझे बताइए। ठीक है, सो अब फिर से हम इंटीग्रेट आई डैश पे फॉर्म लगाते हैं, डेल्टा एक्स बाहर निकालते हैं, सो ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, उप्स ये वाला नहीं रहेगा, डेल्टा एक्स अभी को लिख रहा हूं मैं, वो ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा मैं, एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया है, और मैं इसको फिर समेशन के फॉर्म में लिख देता हूं। अब i इक्वल टू 1 से 3, क्योंकि अभी 3 भागों में तोड़ा है मैंने, है ना, 3 भागों में तोड़ा है, तो यहां पे ये भी नहीं होगा। सो f ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स। ठीक है, सो मतलब अभी 3 भागों में तोड़ा है तो ये कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे n भागों में तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि फाइनली तो हमें इसे n भागों में तोड़ना है, क्योंकि हमें अब 3 से ज़्यादा भाग में तोड़ना है, तो हम इसको फॉर 3 स्ट्रिप्स, अब इसे हमें n भागों में तोड़ना है बच्चों। तो मैंने आपको पहले बताया था कैसे करेंगे इसको, आई डैश इक्वल टू n, i इक्वल टू 1, f ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स फॉर n स्ट्रिप्स। ठीक है बच्चों, और फिर हम इसको अगर i को करते हैं, आई डैश को करते हैं, आई डैश को हम इसके इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, हम लिख सकते हैं a से b के बीच में, a से b के बीच में एफ एक्स डी एक्स। ये आई डैश नहीं है, ये i है इस बार। ठीक है बच्चों, तो ये है i के बीच में, लेकिन इस बार एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स है, मतलब हम इसको a के b और इस बार y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला है, तो एफ एक्स के बीच में हम कर सकते हैं एक्स ले सकते हैं, और एक्स डी एक्स। अब बच्चों एक्स डी एक्स आ गया है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। आप इसे कुछ रूल्स होते हैं जो आप समझोगे, तो अगर हम x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं
ए से बीच में, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n इक्वल टू 1 इन दिस केस, n की वैल्यू 1 है इस दिस केस में, ठीक है बच्चों। तो हम इसको a से b के बीच में इंटीग्रेशन, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों आंसर आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो ये हम जब भी हम x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखते हैं और a से b ऐसे करके हम डिनोट कर देते हैं। ये बेसिकली एरिया होता है x के पावर n dx का। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और लिखेंगे हम a से b के बीच में। अब a से b के बीच में लिमिट्स है इसकी, है ना बच्चों, a से b के बीच में लिमिट है, तो हम इसको b स्क्वायर बाई 2, पहले हम b रखेंगे तो b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब के बाद a रखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। सो ये हमारा y इक्वल टू x का इंटीग्रेशन है। तो अब आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में a से b के बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल दो, है ना, तो जो एरिया आएगा वो बच्चों कुछ ये आने वाला है। लेकिन आप मुझसे बोलोगे सर जी आपने तो बोल दिया b स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये मैं क्यों मानूं, ये एरिया सही में है। मैंने कहा ठीक है भैया ये एरिया नहीं है, तो अब इसके लिए करेंगे, चलो इसके लिए मैंने माना है, ठीक है बच्चों, मैंने माना है कि ये छोटे छोटे डेल्टा एक्स में मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है बच्चों। सो अब मैं इसके एन फॉर्म में फिर से तोड़ता हूं उसको। सो ये हो जाएगा आपका, ये a प्लस 2 डेल्टा एक्स है। मैं इसको दोबारा से लिख लूँ क्या, है ना बच्चों, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, नहीं तो आप बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ से ज़रा सा भी आप कंफ्यूज हों। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। तो बच्चों चलो इस बार मैं येलो पेन से लिखता हूँ। इस बार मैंने n टाइम्स में तोड़ा है बच्चों, i डैश इक्वल टू f ऑफ a डेल्टा x प्लस f ऑफ a डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x, और ऐसे ऐसे करके f ऑफ a प्लस n माइनस 1 डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x। अच्छा जी, अब एक चीज़ देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना बच्चों। हर डेल्टा x पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको ऐड करो, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे बच्चों, इसको या तो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हो, 1 फिर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करके आपने जो ऐड कर लिया, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसको हम एक फॉर्मूला होता है जो आप आने वाले टाइम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीखोगे, मैं सीधे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। और a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं, बेसिकली नंबर्स ऑफ नंबर्स यहाँ पे है, और बाई 2। सो अगर हम इस फॉर्मूले में डालें 1 2 3 4 5/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 5, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना होता है बच्चों 15। सो आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला भी आप a प्लस एल n/2 वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है जी। चलो मैं लगा देता हूं मैं। तो अब इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, इसमें n टर्म्स हैं, तभी तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये nth टर्म है। तो अब मैं इस i डैश को पहले मैं जोड़ के बताता हूँ कि ठीक है, चलो जोड़ लेते हैं। अब तो हमें फॉर्मूला ही पता चल गया है, अब तो हम आसानी से इसको
जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आई डैश इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म क्या है? एफ ए डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म क्या है? एफ ए प्लस n-1 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो डेल्टा एक्स बाहर निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस n-1 डेल्टा एक्स, और हमने डेल्टा एक्स बाहर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ये समेशन है। ठीक है, जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो बच्चे थम्स अप करिए, मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा प्यार से मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है ना। हमें आईआईटी निकालना है, हमारा ये मकसद होना चाहिए। अभी डाउट्स पूछने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। जो बच्चे डाउट पूछने में शर्माएंगे बच्चों, उनका दिक्कत हो जाएगी उनके साथ। ठीक है, तो डाउट्स पूछने में समझाओ, बिल्कुल भी मत शर्माओ। फाइनल एम आईआईटी निकल जाएगा, कोई बस इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अभी आप खुल के अपने डाउट्स खुल के आप समझाओ, बोलो कि भैया मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत बार बच्चों की गलती नहीं होती है, टीचर की भी गलती होती है कि भैया टीचर ही बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, अब मैंने इसको समेशन कर दिया है, आई डैश की वैल्यू मैंने बता दी है, ऐसा कुछ होगा। तो अब यहां पे मैंने क्या कहा था, अब आई डैश को आई बनने के लिए फॉर आई हमें क्या करना होता है बच्चों? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखना होता है। ठीक है बच्चों, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखना होता है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और इस ये समेशन n/2 है ना बच्चों, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस n-1 डेल्टा x। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने ऐड करके n/2 से मल्टीप्लाई किया है, और डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? हमें पता है y इक्वल टू एक्स के फॉर्मूले में f ऑफ x y इक्वल टू x, मतलब मैंने आपको बताया था y बेसिकली fx ही होता है। सो fx इक्वल टू y होता है, और जो कि इस बार रिलेशन क्या है? y इक्वल टू x है। तो मतलब इस बार f a कितना होगा बच्चों? a के ही बराबर होगा, जहां x है वहां fx है। ठीक है, और f a प्लस n-1 ये डेल्टा एक्स नहीं होगा ना बच्चों। मैंने यहाँ पे गलती की है, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, बिल्कुल भी गलती का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, यहाँ डेल्टा एक्स नहीं होगा। ठीक है, और f ऑफ a प्लस n-1 कितना हो जाएगा? a प्लस n-1 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू x है, मतलब जो x की वैल्यू है वही fx की वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है भैया, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 n/2 f ऑफ a प्लस f n-1 a प्लस n-1, ठीक है, डेल्टा x। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल समझते रहिए इसको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x, ये क्या हो गया? n/2 2a प्लस n-1 डेल्टा x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने ये फॉर्मूला आ गया है, बेसिकली ये हमने निकाल लिया है n/2 2a प्लस n-1 डेल्टा x। लेकिन एक चीज अब बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर हम
इसको मैं और नीचे कर देता हूँ मैं, आप लोगों के लिए मैं इसको और नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पता है बच्चों, वी नो, क्या हम क्या जानते हैं, वी नो कि n की वैल्यू जो होती है वो b माइनस ए डेल्टा एक्स होती है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं यहाँ से इस ग्राफ से, अगर हम इसको डेल्टा एक्स भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ये समझिए डेल्टा एक्स भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल n टाइम्स है। ये जो लेंथ हो जाएगी वो n डेल्टा एक्स हो जाएगी, है ना, जो कि b माइनस ए के बराबर है। n इज इक्वल टू b माइनस ए डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है n इज इक्वल टू b माइनस ए डेल्टा एक्स। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे बताइए। और यहां पे अगर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे आगे, ठीक है बच्चों, लिमिट आई डैश इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 n बाई 2, ठीक है बच्चों, 2a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स मैंने मिस कर दिया है। आप लोग बच्चे थोड़ा केयरफुल रहो, यहाँ पे डेल्टा एक्स भी ऐड होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। अब इसको कैसे हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, हम इसको फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 n बाई 2, है ना बच्चों, 2a प्लस अब n माइनस 1 डेल्टा एक्स, मतलब इसको हम n डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, और n डेल्टा एक्स क्या होता है, b माइनस ए, और माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये है से n डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस ए बाई 2a प्लस b माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स। अब जैसे ही मैं इसको फिर से एक फॉर्मूले ले लेता हूं, b माइनस ए बाई 2a माइनस ए प्लस b, ठीक है बच्चों, माइनस डेल्टा एक्स। अब बच्चों अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, मतलब डेल्टा एक्स लगभग 0 ही हो चुका है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बाकी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, और बहुत ही ज्यादा छोटी होने की मतलब हम इसको लगभग 0 मान सकते हैं। अगर हम इसको 0 मान लेंगे तो बच्चों ये आई डैश नहीं बच्चों, ये आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगा चुका हूं ना मैं। जब लिमिट लगा चुका तो ये आई हो जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। आई इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ठीक है। और बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब b माइनस ए और b प्लस ए का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, b माइनस ए और b प्लस ए का फॉर्मूला। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 1/2, क्योंकि 2 मैंने बाहर निकाल लिया है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो, ये हमारा इंटीग्रेशन मैंने स्ट्रिप बाय स्ट्रिप जोड़ के इंटीग्रेशन किया हुआ है, और मेरा आंसर भैया हाफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है। देखते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, हाँ, कहीं आपको दिख रहा है ये? अरे हाँ यार, ये तो यही वाला फॉर्मूला है यार, ये तो, अरे ये कैसे? क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स सेम है बच्चों। वहां पे मैंने सीधे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया और सीधे ये निकाला, जो कि आप भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपने क्लास 6 और 8 में पढ़ा हुआ है ना। और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन करके निकाला हुआ है, और जो कि ये फॉर्मूला सेम आता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम
इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करके अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो भी हम बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्राफ के बीच में ए से बी के बीच में हम एरिया निकालते हैं। सो ये भी हमारा एरिया होता है। सो इंटीग्रेशन क्या देता है बच्चों इंटीग्रेशन क्या देता है? इंटीग्रेशन किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ का ए से बी के पॉइंट में या किसी भी दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेशन देता है। बिल्कुल ध्यान रखना, इंटीग्रेशन मतलब एरिया देता है। अब ठीक है भैया, एरिया देता है, लेकिन अब हमें बहुत सारी चीजें सीखने की, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हमें समझने होते हैं। सो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो माइनस कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स आता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे tan x आता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आता है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x आएगा बच्चों, cosec स्क्वायर x का माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, cosec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, x पावर n का इंटीग्रेशन वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1 बच्चों, वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x, 1 अपॉन x की पावर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन tan इनवर्स x बाई a, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बाई a। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको याद करनी है, लर्न, क्योंकि ये चीजें फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला बोलता है कि लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ c टाइम्स fx dx। तो चूंकि c एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, कांस्टेंट ही रहता है। तो c हम बाहर निकाल सकते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं fx dx। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि लिमिट यहां पे नहीं लगा रहा हूं, हालांकि लिमिट जरूर चाहिए होती है इंटीग्रेट करने के लिए, बट यहां लिमिट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहां पे हम बेसिकली एक फंक्शन निकाल लेंगे, है ना, एक फंक्शन निकाल लेंगे जो इंटीग्रेट का फंक्शन होगा, उसके बाद उसमें हम कुछ भी लिमिट डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। इसलिए यहां पे हम लिमिट नहीं डाल रहे हैं, वो लिमिट अंडरस्टूड होती है कि हाँ कोई 2 पॉइंट की लिमिट होगी, लेकिन वो 2 पॉइंट डिफाइंड नहीं है अभी के लिए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फॉर्मूला, अगर हम मानते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन है ना बच्चों कैपिटल fx है, ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है, तो हम f ऑफ cx का इंटीग्रेशन जो हम होगा वो हम डायरेक्टली 1 अपॉन c fx लिख देंगे। ये बहुत ज्यादा ये रिलेशन काम आने वाला है आपके लिए फ्यूचर में। ठीक है, सो f ऑफ cx dx का इंटीग्रेशन 1 अपॉन c fx हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx, दो फंक्शन है उनका एडिशन है ना का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम इसको बेसिकली तोड़ सकते हैं सीधे सीधे दो पार्ट्स में। इंटीग्रेशन ऑफ fx लिख सकते हैं हम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, सो ये 3 रिलेशंस हैं, है ना, और ये बेसिकली कुछ साइन एक्स और कॉस एक्स के, है ना, आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे सीधे रटने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, फील कर पाए हो इंटीग्रेशन को, तो आप मुझे कमेंट करके मेरी को थैंक यू बोल सकते हो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पिंग करके मुझसे डायरेक्टली मतलब बेसिकली मैं ट्यूटोरियल दे सकता हूँ आपको, और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ भी आपका डाउट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर। सो अगर आपको वो वीडियो भी पढ़ना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को तो लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको सारे वीडियोस मेरे बनाए हुए आपके पास आते रहें और आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाए। चलो बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।